Hello everyone. Welcome to SV classes. I am Sweetie. Today we'll start first chapter of the history section in your class 10 and the name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. So in this chapter which is connected to your 9th standard chapter, the first chapter of history that is the French Revolution. तो ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो असर हुई इस चैप्टर में हम वही समझने वाले हैं कि what was the thing that was given to the world by France कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसकी वजह से पूरे यूरोप में उसकी क्या क्या असर हुई. So France gave French Revolution which started in 1789 हम कह सकते हैं. तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि भाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कह सकते हैं और 1799 जब तक यूरोप आता है नेपोलियन आता है तो ये 10 सालों में क्या हुआ that we had already studied in 9th standard. तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने दुनिया को 3 शब्द दिए fraternity, equality and liberty. That is they brought an ideology of nationalism और ये नेशनलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैलता है और इसकी वजह से क्या क्या हुआ यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So if you want to understand French Revolution properly, you can see my video which is regarding the French Revolution so that you might be able to understand this more properly. The chapter we can say the main points जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं the very first is the rise of nationalism in Europe. तो यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से शुरू होता है. अभी मैंने बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू होता है. ये जो आइडिया है वो आता ही कहाँ से है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. So the very important word that you are going to study in this chapter is nationalism. तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि भाई नेशनलिज्म होता क्या है. एंड another thing, अब नेशनलिज्म का आइडिया किस पे असर करता है यूरोपियन सोसाइटी. तो पूरे यूरोप में सोसाइटी के लोग किस तरह के थे, किस तरह का काम करते थे, वो क्या थिंकिंग थी उनकी एंड हाउ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड. यूरोपियन सोसाइटी उस समय कैसी थी यानी 1800s यानी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोपियन सिटीज कैसी थी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. दूसरा ये जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी ड्यू टू दैट व्हाट वाज द रिजल्ट देयर वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. तो इस चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि इटली और जर्मनी जो एट प्रेजेंट हम देख रहे थे वैसा नहीं था 1850s के पहले. तो उसके बाद नेशनलिज्म की वजह से हाउ इट यूनिफाइड सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. और एक लास्ट पॉइंट है दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. सो इन दिस चैप्टर हम पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो एक तो जर्मनी, दूसरा ब्रिटेन और फ्रांस तो हम शुरुआत से ही हम उसके बारे में देखेंगे और दूसरा है इटली. सो वी आर गोइंग टू कवर 4 कंट्रीज इन जनरल और शुरुआत होगी हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 1774 when Louis XVI was crowned as the king of France 1774 में. तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो कौन से साल में हुई थी 1700 से लेके 1799 तक की. तो 1774 में लुई 16 was crowned as the king of France. वो गद्दी पे आता है फ्रांस की गद्दी पे. 1789 में रिवॉल्ट होता है. फ्रांस के जो लोग थे वो रिवॉल्ट करते हैं कि भाई हमें राजाशाही नहीं चाहिए, मोनार्की नहीं चाहिए, वी वांट अ रिपब्लिक कंट्री. 1797 में नेपोलियन फ्रांस पे राज करता है एंड 1798 उसने द फेलियर ऑफ इरिश रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंग्लैंड. तो एक छोटी सी घटना है दैट वी हैव टू जस्ट स्टडी. और दूसरा 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. तो उसमें क्या होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों एक हो जाते हैं अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन. 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम. यानी 1707 में पहले
स्कॉटलैंड को इंग्लैंड अपने साथ ले लेता है और उसके बाद 1801 में आयरलैंड को अपने अंडर में ले लेता है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। वैसे 1804 में नेपोलियन खुद को क्या घोषित करता है, आई एम द किंग ऑफ फ्रांस, और ही ब्रिंग्स नेपोलिक कोड, जिसको हम सिविल कोड भी कहते हैं। तो उसके पॉइंट्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। दूसरा, नेपोलियन के बारे में ये कहा जाता है दैट ही इज द चाइल्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिवॉल्यूशन। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि फ्रांस की क्रांति का वो एक कारण है, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई, उसकी वजह से नेपोलियन का जन्म हुआ है। और नेपोलियन जब 1815 में हार जाता है तो उसके साथ वो क्रांति का भी अंत हो जाता है। That's why Napoleon is considered as a child of the revolution and also the destroyer of the revolution. तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है, जिसमें नेपोलियन को अपनी सारी पावर्स वापस देनी पड़ती है। So that we are going to study in detail. So first we are just going with the timeline. ये पूरे चैप्टर में हम सिर्फ पहले टाइमलाइन देखते हैं ताकि आपको आइडिया आए कि ये चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। शुरुआत हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से करेंगे कि फ्रेंच में क्या क्या हुआ था, फ्रांस में सॉरी, और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, तो उसकी वजह से नेपोलियन की हार हो गई और इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। 1821 में ड्यू टू दैट, ये जो थोड़ा थोड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा था उसकी वजह से ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और फाइनली उन्हें आजादी ग्रीक पीपल को मिल भी जाती है। 1813 में जो बर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, वो फिर से उसको ओवरथ्रो, यानी कि 1815 में वो लोग आए थे, इसके राजा को फिर से फ्रांस की गद्दी मिल गई थी, पर 1830 में फिर से उसको हटा दिया गया। 1831 में एक गिसिपी मैजिनी करके एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था जिसने ट्राई किया इटली को यूनिफाई करने का। एनीवे इट वाज अ फेलियर, क्योंकि वो नहीं कर पाया। 1832 में फाइनली ग्रीक गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो उस पर राज कर रहा था काफी सालों से, ऑलमोस्ट 300 to 400 ईयर्स से, उससे उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गया। 1845 में एक वीवर्स का रिवॉल्ट है, वो हम समझेंगे। 1848 में ओवरऑल पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन हो रहा था, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन पॉइंट्स, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। 1859 से लेके 1870, तो दैट इज द टाइम जिसको हम कहेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया, आपको बताया कि भाई हम पहले नेशनलिज्म को समझेंगे, फिर फ्रांस की क्रांति को समझेंगे, और उस क्रांति की वजह से जो आइडियोलॉजी यूरोप को मिली, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म, और उसी आइडियोलॉजी की वजह से 1870 में फाइनली वी सी द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभर के आता है। और 1871 में वैसे ही जर्मनी विच वॉज बीन इन डिफरेंट टेरिटरीज, वो एक जर्मनी एक पूरी कंट्री बन के ऊपर आता है। नेक्स्ट 1871 में नेशनलिस्ट टेंशन इन द यूरोप, एक बाल्कन्स का जो होता है, तो वहां पे जो यूरोपियन जो टेंशन था कि भाई बाल्कन्स पे कौन राज करेगा, सो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और फाइनली बस इसी की वजह से 1905 में इट इज, तो हम कह सकते हैं इट इज द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये एक कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो इन दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द होल चैप्टर, पूरे चैप्टर का ये टाइमलाइन है। तो इसको अगर हम सिंपली डिवाइड करें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1789, यानी कि द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत में क्या हुआ, और 1800 से लेके 1870s तक, यानी कि पूरा 19th सेंचुरी में क्या हुआ यूरोप में, वो सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So let us begin the chapter as it is in your textbook. मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में यही पॉइंट्स है, और हम इस वीडियो में वही पॉइंट वाइज ही पढ़ेंगे ताकि आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हाँ, टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पॉइंट है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया कैसे फैला।
द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, यानी कि यूरोपियन सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी वो हम समझने वाले हैं। दूसरा, लिबरल नेशनलिज्म, जो लोग लिबरल नेशनलिज्म में मानते थे उनकी क्या क्या मांगे थी, तो ये हम ये वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। और अ न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1815 में जब नेपोलियन को हटाया गया और फिर से राजाशाही सारे यूरोप में लाई गई, तो वो लाने वाले कौन थे? कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स ऐसे थे जो ट्रेडिशन में ज्यादा मानते थे, जो मोनार्की में मानते थे, तो उनकी आइडियोलॉजी हम इस पॉइंट में समझेंगे। और उसी की वजह से फिर कुछ रिवॉल्यूशनरीज मीन्स के विद्रोह करने वाले जो अब बोल रहे थे नहीं अब मोनार्की हमें नहीं चाहिए, so that we are going to learn in this point. Third point is the age of revolution. 1830 में फिर से बर्बन डायनेस्टी को हटाया जाता है और पूरे यूरोप में फिर से रिवॉल्यूशन होता है कि नहीं बस अभी सभी को आज़ादी चाहिए, सभी को खुद का एक नेशन चाहिए। तो 1830 और 1848 के बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है और वो किस किस चीजों को असर करती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो पहला पॉइंट है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो नेशनल फीलिंग एकदम से तो आएगी नहीं, तो उसके लिए बहुत सारे कारण थे। तो उसमें एक कारण है रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी कि उस समय के जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनका भी बहुत हाथ था नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने में। सो हाउ दे वर बीन यूजफुल इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। उसी में एक पॉइंट आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। वो समय एक ऐसा था 1830s में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, तो वो क्राइसिस की वजह से देयर वाज हंगर एवरीवेयर, हार्डशिप मींस बहुत ही पुअर कंडीशन थी मैक्सिमम लोगों की। तो ये सारा रीजन था कि जिसकी वजह से लोग अभी खुद का नेशन चाहते थे। 1848 में देयर वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो लिबरल्स लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, तो वो हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है ये सारी चीजों की वजह से दो चीज होती है, वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो वो क्या क्या स्टेप्स है उसको हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे अच्छे से। और दूसरा अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो एक केस है वो हम पढ़ेंगे। और ये विजुअलाइजिंग द नेशन, तो सारे नेशन को वो लोग किस तरह से विजुअलाइज करते थे। जैसे हमारे इंडिया में हम भारत माता, इंडिया को हम किस तरह से विजुअलाइज करते हैं भारत माता के स्वरूप में, तो उसी तरह फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने भी अपनी ऐसे एक फीमेल फिगर बनाया था टू विच दे विजुअलाइज इट एज अ नेशनलिज्म। और लास्ट पॉइंट है हमारा नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई नेशनलिज्म की वजह से नेशंस तो बन गए, पर अब लोगों में ऐसा था कि भाई हम और भी अपना साम्राज्य बढ़ाए। तो ये जो साम्राज्य बढ़ाने वाली बात है यानी कि साम्राज्यवाद, उसको हम क्या बोलेंगे? इंपीरियलिज्म। और राष्ट्रवाद उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म। तो शुरुआत करते हैं हम व्हाट इज नेशनलिज्म। वैसे हमारे चैप्टर में ही ये वर्ड आ जाता है नेशनलिज्म, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बता दिया ये शब्द, ये आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आती है। तो नेशन, नेशन का मतलब क्या है? नेशन मीन्स द पीपल क्रिएटेड बाय अ शेयर्ड बिलीफ दैट पीपल इनसाइड अ कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेशन का मतलब क्या है कि जहां लोगों को ऐसा लगे कि भाई हम एक ही कल्चर शेयर कर रहे हैं, हमारी सबकी थिंकिंग सेम है, कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, तो उसको हम नेशन कहेंगे। तो उसी के आइडिया को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। So, what is nationalism? It is a feeling of belonging and loyalty that causes people to think of themselves as a nation. एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी थिंकिंग जिससे लोगों को ऐसे लगे कि नहीं आई एम द पार्ट ऑफ द नेशन और मुझे अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए, राष्ट्रवाद जिसको हम कहेंगे। और ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी नेशनलिज्म का आइडिया इट वाज अ वेरी पावरफुल फोर्स। और ये इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से दो चीज हुई। पहली चीज क्या हुई कि इट क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेटेड फ्रॉम मैनी सेपरेटेड कंट्रीज। बहुत सारी अलग अलग मीन्स की कंट्रीज थी, टेरिटरीज थी, उसमें से एक नेशन बनता है। जो एग्जांपल हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, वन इज इटली एंड वन इज जर्मनी। दूसरा, इट ब्रेक वन नेशन इनटू मैनी कंट्रीज। तो
ऑटोमन एम्पायर था, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी था, टर्की था, तो वो लोग बहुत सारे कंट्रीज या तो बहुत सारे टेरिटरीज पे वो अपना पावर जमाए हुए थे। तो उसमें से फिर ब्रेकआउट हो जाता है और छोटे छोटे नेशंस बनते हैं। सो टू थिंग हैपन ड्यू टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। एक तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, तो वो एग्जांपल हम पढ़ेंगे इटली और जर्मनी का। और दूसरा, जो बहुत बड़े बड़े एम्परर्स थे, जैसे कि ऑटोमन एम्परर थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्परर्स थे, तो उनके अंडर में तो बहुत सारी टेरिटरीज थी। तो नेशनलिज्म की आइडिया की वजह से उनकी टेरिटरीज ब्रेक डाउन हो जाती है और बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द स्टार्टिंग ऑफ द बुक यू हैव वन पिक्चर, एक पिक्चर बताया गया है। तो हम जैसे बुक के हिसाब से मीन्स के पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। इट इज बीन प्रिपेयर बाय फेडरिक सॉरियो इन 1884। और ये जो पिक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, आप एक बार सिर्फ देख लो। ये पिक्चर क्या है? इट इज अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक सपना जो लोगों ने देखा था कि भाई हमारी खुद की डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, सोशल रिपब्लिक होना चाहिए जहां पे लोगों की सरकार हो। तो वैसा सपना दैट वाज बीन प्रिंटेड इन दिस पिक्चर। सो इन डिटेल इफ यू वांट टू स्टडी, तो इस पिक्चर में it is the first print of the series, shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train. तो सारे लोग यूरोप के और अमेरिका के लोग एक ट्रेन की तरह किसकी तरफ जा रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड दे आर ऑफरिंग द होमेज, यानी अपना अपनी होमेज ऑफर कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। एंड दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, तो उनके हाथ में क्या है? इट इज अ फीमेल फिगर विथ अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड। एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो दो चीज उनके पास है। On the earth, in the foreground is the image that light the shattered remains of the symbols of absolute institute। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो जमीन पे जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं वो किसके हैं? एब्सोल्यूट यानी कि मोनार्की, राजाशाही जो खत्म हो गई ना, उसके टुकड़े यहाँ पे पड़े हैं। इट मीन्स दैट इट symbolizes the destroy of the monarchy। इन सॉरियोस उथोपिया विजन, उथोपिया का मतलब होता है एक ऐसा आदर्श इमेज ऑफ अ कंट्री और पीपल जो शायद ही हो सके। सो ये एक आदर्श कंट्री का इमेज है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वेयर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। सारे लोग अपने अपने नेशंस का फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड नाउ दे आर ग्रुप्ड इन नेशंस। सबके खुद के फ्लैग्स है, नेशनल कॉस्ट्यूम्स है और खुद की भाषा है। तो सब लोग मतलब अपना अपना नेशंस का एक ग्रुप बना के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, इस पिक्चर में क्या बताया गया है? फ्रॉम हेवंस, हेवन यानी कि ऊपर आकाश से भी क्या हो रहा है? क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, दे आर ऑल्सो गेजिंग अपॉन द सीन, और वो भी अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी सब आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोगों को। So they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the fraternity। तो ये क्या symbolize करता है? fraternity यानी कि भाईचारा, brotherhoodship among the nations of the world। So this is the picture that you have in the starting of your book। So the first point in the chapter is the French Revolution and the idea of the nation। पहले भी मैंने बता दिया कि ये चैप्टर की शुरुआत हम 9th के चैप्टर में जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है उसी से कर रहे हैं। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को कौन सा आइडिया दिया? आइडिया ऑफ नेशन। सो फर्स्ट विल स्टडी व्हाट were the consequences, results of the French Revolution in the France। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमें एक क्लियर एक्सप्रेशन मिलता है, एक आइडिया उभर के आता है, वो है नेशनलिज्म का। तो ये आइडिया क्या था और उसको प्रैक्टिकली लोगों ने किस तरह से प्रैक्टिस में लिया। ओके अब उन्होंने चाहा कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, पर उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे उन्होंने फॉलो किया। तो द आइडिया ऑफ ले पेट्री एंड ली सिट्रॉन, जिसका मतलब होता है फादरलैंड और सिटीजन। तो लोगों में एक आइडिया
ऊपर के ऊपर आया कि भाई ये हमारा फादरलैंड है, हम सब एक ही सिटीजन है, एक ही लेवल के है, कोई रिच या तो कोई हायर क्लास लोअर क्लास का नहीं है। कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स। तो ये आइडिया था लोगों के बीच में कि भाई जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसके लिए वो सबके लिए इक्वल होंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, पहले मोनार्की का फ्लैग होता था, तो उसको हटा के एक फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर का था was chosen to replace the formal royal standard. A uniform system of weights and measures was adopted. तो पहले अलग अलग वेट और मेजर्स के सिस्टम होते थे, तो दे brought a uniform system. The estate general was elected by the body of active citizen and renamed National Assembly. एस्टेट जनरल जो बरसों से चल रहा था उसका नाम बदल दिया गया, उसका नामकरण किया गया कह सकते हैं, यानी कि उसको दूसरा नाम दिया गया और वो दूसरा नाम क्या है, नेशनल असेंबली। और उसको उसमें जो मेंबर्स थे उसको कौन इलेक्ट करेंगे, तो एक्टिव सिटीजन्स, जो सामान्य लोग थे उन्हीं में से वो लोग इलेक्ट करेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। तो पहले कैसा था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को कोई ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं था, अब सबको ड्यूटीज सबके लिए इक्वल हो गया। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड ओथ टेकन। हिम्स का मतलब होता है सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग्स ऐसे जो भी वो नए कंपोज हुए और जो प्रतिज्ञाएं ली जाती थी, प्लेज होते थे, तो वो भी नए से बने। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच वाज इन द कंट्रोल ऑफ पीपल, वो स्थापित हुआ। रीजनल डायलेक्ट्स वाज डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि पहले क्या था कि फ्रांस में सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो ये सारी जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, डायलेक्ट्स यानी कि भाषाएं, उसको डिस्करेज किया गया, खत्म किया गया और पूरे फ्रांस में एक ही नेशनल लैंग्वेज था, दैट वाज फ्रेंच। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ नेशन, और ये आइडिया ऑफ नेशन सारे प्रैक्टिकली परफॉर्म किए गए फ्रांस में ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1789 एंड फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं नेपोलियन की। हमने देख लिया कि भाई 1789 से लेके 1799 तक लोगों ने नेशनलिज्म के आइडिया के अंदर में क्या क्या चेंजेस लाए। बट आफ्टर नेपोलियन केम इनटू पावर। नेपोलियन वाज अ स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट पर्सन, और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी और देश के लिए उसने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए थे। वो जहाँ भी लड़ाई करने जाता था, ही वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर, he was being showered by the victory. So then afterward he became he became to rule the गवर्नमेंट। तो उसके बाद 1804 में नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई फ्रांस का राजा मैं ही हूँ। सो ही ब्रॉट सम रूल्स, और वो रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो वो क्या क्या थे उसमें, सिविल कोड में क्या क्या चीजें आती है। तो पहला पॉइंट आता है एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो सबसे पहली बात, जैसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले को पहले प्रिविलेजेस मिलते थे, दैट दे आर फ्रॉम द रॉयल एस्टेट और ये सब, तो वो सारे प्रिविलेजेस को पहले हटा दिया उसने कि किसी को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सबके लिए सब रूल्स इक्वल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सिक्योरिटी ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा कि भाई किसी के पास अगर खुद की प्रॉपर्टी है, कमाई हुई है, तो दे शुड हैव द राइट, और वो सिक्योर रहेगी, कोई भी उसे छीन नहीं पाएगा। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। फ्यूडल सिस्टम था जिसके अंडर में जो पीजेंट्स थे उन्हें जबरदस्ती फ्यूडल लोगों के हाथ के नीचे काम करना पड़ता था। एंड देयर वाज अ सर्फडम, यानी कि बिना पैसे वो लोग कई सालों तक उनके अंडर में काम करते थे। तो ये सारी सिस्टम को नेपोलियन ने हटा दिया। गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वही हुआ कि भाई कुछ ही लोग ट्रेड कर सकते हैं ये सब, तो वो भी उसने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया। peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a new found freedom. तो ये जो थर्ड एस्टेट वाले, ये सारे किस में आ गए, थर्ड एस्टेट वाले लोग थे। नाउ दे आर एंजॉइंग अ न्यू सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइज वेट ऑन मेजर सिस्टम
and a common national currency. तो currency common कर दी और standard uniform weight और measure system Napoleon लाया. So these were the points that are included in the Civil Code of 1804. तो यहाँ तक तो हमने बात कर दी फ्रांस की. अब फ्रांस में जो हुआ उसकी असर पूरे यूरोप में कैसे हुई. तो उसका एक ही कारण था कि नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस और उसके बाद उसको ऐसा लगा कि भाई फ्रांस से उसका पेट नहीं भरा तो उसने सोचा चलो यूरोप के बहुत जहां जहां वो अपनी सेनाएं भेज सकता था और अपने आइडियाज को फैला सकता था उसने वो शुरू किया. सो इन दिस वे we can say that the idea of nationalism was actually spread by Napoleon. Napoleon यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जाके टेरिटरीज में जाके अपने लोगों को वहां पे भेजता था एंड दे टुक द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. सो ड्यू टू दैट देयर वाज अ इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप. तो यही कारण था कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ पर उसकी असर यूरोप में भी होना शुरू हो गया. तो क्या क्या हुआ. The news of events in France reached the different cities of Europe. तो सबसे पहले कि भाई पहले तो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के पहले यूरोप में हर एक जगह पे मोनार्की थी. तो जैसे ही फ्रांस थोड़ा रिपब्लिक हो गया डेमोक्रेटिक हो गया तो ये सारे जो न्यूज थे वो फैल गए यूरोप में. स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस began setting up Jacobian clubs. जैसे फ्रांस में जैकोबियन क्लब्स थे वैसे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स और मेंबर्स थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे छोटे मोटे बिजनेस वाले तो उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया जैकोबियन क्लब्स. और इनकी एक्टिविटीज और कैंपेनिंग क्या होती थी. दे प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड मच टू इटली इन 1790s. तो 1790s के आसपास के टाइम में ये जैकोबियन क्लब्स तो उसमें क्या था जैकोबियन क्लब्स यूरोप के अलग अलग कंट्री जैसे हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड वहां पे फैलाना शुरू हो गई और अपनी छोटी मोटी एक्टिविटीज कैंपेनिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया और वहां के जो भी स्थायी लोग थे वो भी फिर उसमें इन्वॉल्व होने लगे. द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो ये जो फ्रेंच आर्मीज थे लोग थे वो सब पूरा आइडिया ऑफ नेशनलिज्म उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया. तो ये तो हुई बात कि भाई उन्होंने क्या क्या किया. अब देखते हैं कि शुरुआत में यूरोप के लोग तो इसे बहुत पसंद करते थे पर धीरे धीरे दिस आर सम नेगेटिव पॉइंट्स कि भाई लोगों ने सोचा कि ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcome. तो पहले तो उनको वेलकम कर दिया एज इफ दे आर द हार्बिंजर्स यानी कि मैसेंजर्स ऑफ लिबर्टी. डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम. तो शुरू में तो उनको वेलकम किया गया पर बाद में उनको लगा कि भाई हमारा जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो तो हमसे छीन लिया गया है. वी कैन से इन सिंगल वर्ड में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो कह सकते हैं दैट नेपोलियन गिव देम इक्वालिटी बट स्नैच अवे द फ्रीडम. उनको इक्वालिटी तो दे दी पर उनसे आजादी ले ली. इंक्रीज तो नेपोलियन ने कुछ नियम भी लाए थे उसने कुछ रूल्स भी लाए थे. तो उसमें क्या था ही इंक्रीज द टैक्सेशन सेंसरशिप ला दिया कि कोई भी उसको पूछे बिना कुछ भी छाप नहीं सकता स्प्रेड नहीं कर सकता. फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज जबरदस्ती से भाई लोगों को कहा कि भाई आपको फ्रेंच आर्मीज में ज्वाइन करना है. required to conquer the rest of the Europe and all seem to overweight the advantages of the administrative changes. तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि भाई नेपोलियन अच्छा तो काम कर रहा है पर वो वही कर रहा है फिर से तानाशाही जैसा काम कर रहा है. तो शुरू में इसका असर पॉजिटिव था धीरे धीरे यूरोप में भी इसको थोड़ा नेगेटिवली लिया गया. Thank you. I hope you would be able to understand the chapter well. And if you like my video, please like, share and subscribe and definitely give me some comments.